हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रमन्स फिजिक्स फंडास। आई होप कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का 0-1 वीडियो देख लिया होगा। उसमें हमने बेसिकली क्या सीखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब भी फ्लो होता है या इलेक्ट्रिक चार्ज की जब भी डिस्प्लेसमेंट होती है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमें क्या मिलता है? करंट मिलता है। तो सबसे पहली चीज हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से मिलता है। तो हमारा रिलेशन क्या था? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या फिर अगर ये चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा हो चार्ज, तो हमारा यही रिलेशन क्या हो जाता है? किसी इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए डी क्यू अपॉन डी टी हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज के एवरेज स्पीड को कहते हैं। लेकिन कब का एवरेज स्पीड? जब उसमें कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हो। मतलब जब कभी भी किसी चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड लगता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो उस समय उस चार्ज की जो एवरेज स्पीड होती है उसी एवरेज स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So how you used to define drift velocity? Drift velocity can be defined as average speed of a charge when external electric field is applied across it. Alright? और in case of conductor हम कहते हैं average speed of electrons, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक तरीके के नेगेटिव चार्जेज है। तो average speed of electron when external electric field is applied across the conductor. ओके और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लोगों को पता है कि V अपॉन L होती थी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ गिव्स यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फिर रिलेशन हमने डेराइव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन आया था वो आया था चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ चार्ज इनटू टाउ। यहाँ पे टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन इज नोन टू बी टाउ। आप चाहें तो इसके जगह टी भी लिख सकते हैं, बट एनसीईआरटी नोटेशंस हम लोगों ने फॉलो करना है तो वहां पे टाउ लिखा। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने बताया कि V अपॉन L होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस अगर आप V अपॉन L रिप्लेस कर देते हैं तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है आपके सामने? EV/mL इंटू टाउ। तो ये दो चीजें हमने मेजरली डेराइव किया था। तीसरी चीज जो हमने डेराइव किया था वो था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट। रिलेशन जो इलेक्ट्रिक चार्ज का आया था विद रिस्पेक्ट टू ड्रिफ्ट करंट या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो ये आया था I = NEA/VD। और फिर VD में जब आप ये फॉर्मूला रिप्लेस कर दें या ये फॉर्मूला रिप्लेस कर दें तो इसी इलेक्ट्रिक करंट के आपके दो अलग फॉर्मूला और मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज हम लोगों ने 0-1 वीडियो में कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस वीडियो पे आते हैं तो यू विल बी डबली बेनिफिटेड। तो आप उस वीडियो को पहले देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक करेंगे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ कब ओबे होता है, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, साथ में क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो ओम्स लॉ को ओबे भी नहीं करता हो। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सुनने को मिलेंगे जो आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जैसे कि नाम ही से आप जानते हैं कि ये किसने दिया होगा? ओम नाम के साइंटिस्ट ने दिया होगा। तो ओम्स लॉ अगर है क्या, तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि सबसे पहले हमने एक कंडक्टर कंसीडर करना है और इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। जैसे ये पेन कंसीडर कर लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? सर्कुलर एरिया ए। तो इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इस कंडक्टर की लेंथ हम सपोज कर लेते हैं कि इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L है यहाँ पे। और इस कंडक्टर के अक्रॉस आप क्या करते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस वोल्टेज की वैल्यू क्या है? V है यहाँ। तो आप जानते हैं कि इस कंडक्टर में क्या होगा? करंट फ्लो करना शुरू करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे प्रेजेंट, इस वोल्टेज के वजह से ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू करेगा।
तो करंट और इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या होती है, आपस में अपोजिट होती है। और भी बात, अब इस कंडक्टर के लिए क्या इस करंट का फ्लो इस कंडक्टर में स्मूथ रहने वाला है, तो स्मूथ नहीं रहने वाला है। प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी करंट के फ्लो को वो क्या करे, कंडक्टर अपोज करे। अब ये अपोज के क्यों करता है वो भी देखेंगे, लेकिन इसी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट को हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। जो ओम्स लॉ में एक नया टर्म आप सीखेंगे वो है रेजिस्टेंस। ऑलराइट, यूजुअली हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किसी भी वायर के लिए। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अपोजिशन ऑफ करंट और फ्लो ऑफ करंट बाय अ कंडक्टर। अब इस रेजिस्टेंस के पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है, तो वजह बहुत ही साफ है कि जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा, इस साइड के आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोटेंशियल के तरफ, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल के तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू करता है तो इस इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो स्मूथ नहीं होती है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि टकराते हुए ड्रिफ्ट करेगा, एक दूसरे से कोलाइड करते हुए ड्रिफ्ट करेगा। ड्रिफ्ट करने का मतलब यह है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन क्या वो डिस्प्लेसमेंट या क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो पाथ है स्मूथ रहेगा, तो आंसर है स्मूथ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में काफी कोलाइड करते हैं, एटम से भी कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं अगर स्पीड डिफरेंस है सभी की। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जब कोलिजन आपस में करना शुरू कर देता है तो स्मूथ फ्लो, तो करंट का इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी स्मूथ नहीं है, तो करंट का फ्लो कहां से स्मूथ होने वाला है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि भाई करंट का फ्लो अगर कंडक्टर में स्मूथ नहीं है तो कंडक्टर के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब देख लेते हैं सारे टर्म, वोल्टेज टर्म हमने समझ लिया, करंट समझ लिया, रेजिस्टेंस समझ लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है। तो ओम्स लॉ आपको ये कहता है कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, या फिर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर। आप मैथमेटिकली इसको बिल्कुल अपोजिट लिखते हैं, लेकिन आपने थ्योरेटिकली क्या लिखना है, थ्योरेटिकली आपने ओम्स लॉ के लिए ये लिखना है कि करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू voltage drop across it, voltage drop या potential drop across conductor। बट ये आपने मेंशन करना है हमेशा ओम्स लॉ के साथ, प्रोवाइडेड दैट, ये कंडीशन है ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ कब ओबे हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब इस कंडक्टर की जो टेम्परेचर है वो क्या होने चाहिए, अनचेंज्ड होनी चाहिए। वो टेम्परेचर इस कंडक्टर की, जब आप ये ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब इससे हम क्या करते हैं कि इस स्टेटमेंट को जब आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे आप ये नहीं लिखते हैं कि भाई I इज प्रोपोर्शनल टू V, बल्कि ये उल्टा लिखा जाता है। आप ये लिखते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट ये कहते हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, बट आप मैथमेटिकली इसको लिखते हैं तो V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, और V इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट हमारा R, जिसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो ये R इक्वल टू क्या आ गया, फॉर्मूला आपके पास V अपॉन I। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात आपको सीखने वाली बात यह है कि आपको लग रहा हो कि ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है वोल्टेज पे और कंडक्टर में फ्लोइंग करंट पे। तो मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो अपने अड़ोसी पड़ोसी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब इस रेजिस्टेंस का अड़ोसी ये और पड़ोसी ये, तो ये ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करेगा ना ही करंट पे डिपेंड करेगा।
तो अगर आज से आपको कोई पूछे कि भाई रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं करता और करंट पे भी डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस किसी वायर की या किसी कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, इस लेंथ पे डिपेंड करेगा और इस एरिया पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, इस वायर की लेंथ पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा कि इस वायर का नेचर क्या है। नेचर बोले तो क्या ये कॉपर का वायर है, क्या ये एल्युमिनियम का वायर है, उस नेचर पे डिपेंड करेगा। क्या ये स्टील तो नहीं, क्या ये आयरन तो नहीं है। तो नेचर ऑफ द मेटल पे, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। खैर, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। जिसने इसको फाइंड आउट किया, ओम्स लॉ एस्टैब्लिश किया, उसी के नाम पे हमने ये लिख दिया ओम। और इसको आप डिनोट करते हैं ऐसे, उल्टा यू जैसा शेप ओमेगा करके, ठीक है। ओम आपने इसको डिफाइन करना है। अब 1 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर when 1 ampere of current is flowing in it. Voltage, 1 ohm of resistance can be defined as 1 voltage drop across the conductor when unit current is flowing across it. Unit बोले तो 1 की बात करते हैं। तो अब हमने जो रिलेशन देखा था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस रिलेशन से ओम्स लॉ डेराइव करने वाले हैं। और तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड ना करके नेचर ऑफ मटेरियल, एरिया या लेंथ पे डिपेंड करता है। आपने रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये देखा था कि I इक्वल टू क्या होता है? NEA VD होता है। अब VD इक्वल टू भी आप जानते हैं कि VD इक्वल टू होता है EM अपॉन इंटू टाउ। E क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन। M है इलेक्ट्रॉन की मास, और ये कैपिटल E है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दे तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या आ जाता है? NE² कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ इंटू A। ये A भी कंसीडर करना है आपने। और फिर आपने ये भी देखा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, V अपॉन L। अभी कुछ देर पहले ही समझाया था मैं आपको। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V अपॉन L लिख देंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाता है? NE² V अपॉन M इंटू L इंटू टाउ अपॉन A। अब इस फॉर्मूला को आपने बहुत ही ध्यान से देखना और इसी से ओम्स लॉ डेराइव हो जाएगा। I इक्वल टू क्या आया हमारे पास? NE² A टाउ अपॉन M L इंटू V। ये वाला भी हमने लिख दिया। अब इस फॉर्मूला से आप V अपॉन I का रेशियो कंसीडर कीजिए, और जब V अपॉन I का रेशियो कंसीडर करेंगे तो I को इधर लाया आपने, इस सारे फैक्टर को आपने इधर ले जाना है, इधर ले आना है इक्वल टू के दूसरे साइड। तो ये क्या हो जाएगा? ML अपॉन NE² टाउ इंटू A। तो अभी कुछ देर पहले ही बताया था V अपॉन I को आप क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस R। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या आ गया आपके सामने? ML अपॉन NE² टाउ इंटू A। अब इस फॉर्मूला को आपने दिल और दिमाग में दोनों जगह बसा लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। FBQ जो भी एग्जाम हो, एंट्रेंस का एग्जाम हो या स्कूल एग्जामिनेशन हो। दूसरा, आपका इस फॉर्मूला पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इन सभी फॉर्मूला पे भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे दिल और जहन में बैठा लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए हम क्लास 10th के कुछ बातें याद करते हैं। आपने क्लास 10th में ये पढ़ा था कि भाई हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का है, यहाँ पे A जिसकी लेंथ कितनी है L। तो इसके बारे में आपने ये पढ़ा था क्लास 10th में कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये एरिया को हो सकता है कोई ऐसे भी लिख सकता है कि पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर एरिया ना, तो और सर्कल का एरिया कितना होता है? किसी भी सर्कुलर एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस दिया हुआ तो ये खैर न्यूमेरिकल में आपको इंक्लूड करना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल में हो सकते हैं कि इसका रेडियस दिया हुआ है या इसका डायमीटर दिया हुआ है।
अब इस दोनों फॉर्मूला को आप कंबाइन कीजिए, जो कहता है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब जब हम इसे कंबाइन करते हैं तो हमें ये पाते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो एक कांस्टेंट लगाते हैं रो, और रो क्या है हमारा, रेजिस्टिविटी है। रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। दिस रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो L अपॉन ए। अब यहां पे आप ये चीज देखिए कि अगर मैं इसी रेजिस्टेंस के बराबर ये लिख देता हूं रो L अपॉन ए, तो इस दोनों फॉर्मूला को आप कंपेयर कीजिए। ये दोनों फॉर्मूला, आपको रो का फॉर्मूला सामने दिख रहा होगा। L आपने कंपेयर कर लिया, A और A कंपेयर कर लिया, मतलब रो इक्वल टू आपको क्या मिला, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो ये जो रो का फॉर्मूला आता है आपका, रो इक्वल टू क्या आ जाता है, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। अब जरूरी बातें क्या क्या है, जरूरी बातें, पहली चीज तो ये आपने सीखा कि भाई रेजिस्टेंस वोल्टेज पे और करंट पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब रेजिस्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब नेचर ऑफ मटेरियल पे क्यों डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे स्मॉल एन दिख रहा होगा तो स्मॉल एन को हम कहते हैं नंबर चार्ज डेंसिटी। नंबर चार्ज डेंसिटी, नंबर चार्ज डेंसिटी क्या है, नंबर चार्ज ये डेंसिटी ये बताता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने छोटे से वॉल्यूम में कितने चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो उसे हम बोलते हैं नंबर चार्ज डेंसिटी। छोटे से क्यूबिक वॉल्यूम में कितने चार्ज प्रेजेंट है वो कहलाता है आपका नंबर चार्ज डेंसिटी। तो नंबर चार्ज डेंसिटी हर मटेरियल का अलग अलग होगा। जैसे कॉपर उठाओ, उसमें जितने क्यूबिक में 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने चार्ज प्रेजेंट रहेंगे कॉपर के अंदर, क्या एल्युमिनियम वायर के अंदर भी उतने ही चार्ज प्रेजेंट होगा क्या, नहीं। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा कि स्टील के अंदर या टिन के अंदर या आयरन के अंदर उतने ही चार्ज प्रेजेंट होगा क्या, तो नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि हर मटेरियल का अपना नंबर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वेरी करता है। मतलब ये जो रो है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके नंबर चार्ज डेंसिटी, या फिर आप कह सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो जब रो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी तो रो पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इस रो पे या रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, और जो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो रेजिस्टेंस 3 चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे। और भी फैक्टर हैं जो इसको डिटरमिन करेगा। जैसे ओम्स लॉ में आपने क्या देखा, ओम्स लॉ में देखा कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरी कर देंगे तो रेजिस्टेंस आपका वेरी कर जाता है, रेजिस्टिविटी आपका वेरी कर जाता है। तो अब देखते हैं कि टेम्परेचर के वेरिएशन से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये एक्सक्लूसिवली जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो कंडक्टर के लिए बता रहा हूं कि कंडक्टर के लिए कैसे ये वेरी करते हैं। अभी आपने फॉर्मूला देखा था रेजिस्टेंस का, क्या होता है, R इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, या फिर रेजिस्टिविटी इक्वल टू आपने देखा था m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब टेम्परेचर से ऐसा क्या होता है कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वेरी कर जाता है। तो यहां पे देखिए, अगर आप टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर का बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टर के अंदर चार्जेस थे, चार्जेस के जिगजैग मोशन और भी ज्यादा रैंडम हो जाता है। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, चार्ज की एनर्जी क्या हो जाएगी, चार्ज की एनर्जी बढ़ जाती है।
और चार्ज की जब एनर्जी आप में अगर एनर्जी ज्यादा आ जाती है तो आप क्या करते हैं, इधर उधर भागना खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। या छोटे बच्चे में आपने देखा होगा कि वो भागना खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। तो चार्ज की एनर्जी अगर आपने बढ़ा दी टेम्परेचर बढ़ाने से, तो वो तो इधर उधर खेलना कूदना शुरू कर देगा। और जब इधर उधर खेलना कूदना शुरू कर देगा तो उसके और भी नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, मतलब वो दूसरे से और ज्यादा टकराएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। और नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर बढ़ गए तो उसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से ये जो टाउ है, जो जिसे हमने रिलैक्सेशन टाइम बोला है, मतलब दो कोलिजन के बीच में कितना कम टाइम लग रहा है या दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम गैप है, उसी को हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर आपने नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो ये टाइम जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट डू यू सी, दैट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। मतलब आपका टाउ अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा किसी भी कंडक्टर का। या सेम रीजन यहां पे भी कह सकते कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, इसका बढ़ेगा। तो सो फार यू हैव लर्न कि what is Ohm's law and how do you derive Ohm's law in terms of length and in terms of area of cross section, and also how you have derived resistivity or specific resistance, and also you have seen the dependence of specific resistance or the resistance on temperature. अगली क्लास में इसी टॉपिक को हम और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है। तो जैसे मैं पहले ही बता रहा हूं कि V अपॉन आई इक्वल टू क्या आएगा आपके पास R, और यही V अपॉन आई हमने डेराइव किया ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। फिर आपने ये भी देखा कि भाई ये जो ओम्स लॉ है ये वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन से आपको रेजिस्टेंस दे सकते हैं। तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू करंट। और ये ग्राफ क्या होता है आपका, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसीलिए अगर आप करंट को इंक्रीज करते जाएं, करंट अगर इंक्रीज होता जाएगा एम्पियर में, तो वोल्टेज भी वोल्ट में क्या होता जाएगा आपका, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनल डायरेक्ट है, तो ये एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ से आपको ढेर सारे फैक्टर पूछे जाएंगे। पहली बात ये पूछा जाता है कि इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप आपको क्या देते हैं। स्लोप बोले तो tan थीटा, और tan थीटा आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर ये एंगल थीटा हम कंसीडर करते हैं, वैसे आपने ये जरूरी ध्यान रखना है कि जो थीटा एंगल कंसीडर करना है हमेशा करंट वाले एक्सिस के साथ। अगर हमारे ग्राफ ऐसे हो जाए, सपोज की लीजिए कि करंट यहाँ है, वोल्टेज यहाँ है, तो ये एंगल थीटा इसके रिस्पेक्ट में हम कंसीडर करेंगे करंट के साथ। या फिर ये ग्राफ ऐसे हो जाए कि हमारे पास ये वोल्टेज है, ये करंट है, लेकिन ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या कंसीडर करेंगे, ये 90 माइनस थीटा एंगल कंसीडर करेंगे। हमेशा आपने कंसिडरेशन जो एंगल का करना है, so that you can find the slope of Ohm's law graph, that angle has to be taken with respect to current axis only। तो ये tan थीटा इक्वल टू, अगर आपसे कोई पूछे तो ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाता है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप जानते हैं कि tan थीटा देता है, और परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर तो ये देखिए वोल्टेज के बराबर होगा। यहाँ पे वोल्टेज V है तो V, और बेस किसके बराबर है, करंट के बराबर है, तो V अपॉन I। तो स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स यू व्हाट, स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स यू ऑलवेज V बाय I, दैट इज रेजिस्टेंस आपको देता है। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। तो जैसे एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, हमारे पास ये है वोल्टेज और ये है करंट। आपको दो ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ ऐसे है, दूसरा ग्राफ ऐसे है। ये मेटल 1 के लिए, ये मेटल 2 के लिए है, या B के लिए।
ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है, और ये एंगल आपको दिया हुआ कि ये एंगल कितना है आपका 30 डिग्री, और ये भी एंगल दिया हुआ कि 30 डिग्री, और आपको कह रहे दोनों मेटल के रेजिस्टेंस कंपेयर कीजिए। तो आप रेजिस्टेंस ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो बाद में कंपैरिजन का मतलब आप दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ बी तो सिंपल है, क्योंकि एंगल किसके साथ कंसीडर किया हुआ है? करंट के साथ, करंट एक्सिस के साथ कंसीडर किया गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ बी कितना आ जाएगा? 1030 डिग्री। दैट इज व्हाट? 1030 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? 1/√3, 1/√3। लेकिन वहीं पे अगर रेजिस्टेंस ऑफ ए पूछा गया तो रेजिस्टेंस ऑफ ए यहाँ पे करंट के साथ ये एंगल नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये कंडक्टर, वो एंगल है आपका वोल्टेज के साथ। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि आपको हमेशा ये वाला एंगल लेना है, करंट को बेस मान के एंगल कंसीडर करना है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री दिया हो, तो 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो दूसरे वाले केस में आपका ये क्या आ जाएगा? 1060 डिग्री। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, cot 30 भी कंसीडर कर सकते थे इसको, अगर आपने कंसीडर करना है वोल्टेज एक्सिस के साथ। लेकिन cot 30 और 1060 दोनों की वैल्यू बराबर होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है? √3। तो अब क्या करते? कंपेयर करने को कह रहे थे, ये इक्वेशन 1 है आपका, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो RA अपॉन RB इक्वल टू क्या आ जाता है आपके पास? ये आ गया आपका 1060 अपॉन 1030, और 1060 की वैल्यू 1/√3 और इसका 1030 की वैल्यू 1/√3। ये √3 नच के ऊपर गया, आपके पास दोनों का रेशियो कितना आ गया? 3:1। That's all for today, students. I hope that you have liked the video and you are going to share it forward. I'll see you in the next class with a new topic, and stay safe till then.